हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से। आज हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल को जनरली 3 मेथड से बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या होंगे? जो फर्स्ट होंगे वो हम लोग एल्डिहाइड से बनाएंगे। जो सेकंड होंगे वो हम लोग कीटोन से बनाएंगे। और जो थर्ड होंगे वो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम लोग 3 तरीके से हम लोग एल्कोहल बनाते हैं जब भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को यूज करेंगे। तो अब हम लोग ये तीनों को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर में आगे देखेंगे। पहले हम लोग एल्कोहल को एल्डिहाइड से बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाएंगे तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा? तो देखिए, एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एल्डिहाइड को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उसका क्या होगा? तो वो 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। वो 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। और इसके बाद द रिएजेंट्स यूज्ड आर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड NiPd और Pt। ये रहेंगे हम लोगों के पास कैटलिस्ट। H2 के प्रेजेंस में हम लोग का ये रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है? तो देखिए, ट्रीटिंग एल्डिहाइड्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। इसको भी आप लोग हाईलाइट करके एक पॉइंट में लिख लेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल आल्सो गिव 1 डिग्री एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हम लोग जनरली 2 तरीका से बनाते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो जो एल्डिहाइड होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। जो भी हम लोग के पास एल्डिहाइड होंगे उनको हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। किनके? H2 के प्रेजेंस में। तो क्या होंगे? तो 1 डिग्री एल्कोहल उसे 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल उसे बनते हैं। और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट क्या लेंगे? तो यहाँ पर हम लोग NiPd और Pt एज ए कैटलिस्ट लेंगे। और जो सेकंड मेथड क्या होंगे? तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि जो एल्डिहाइड होंगे तो एल्डिहाइड को हम लोग ट्रीट कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से, हम लोग उसको ट्रीट कराएंगे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोग उसको ट्रीट कराएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों को 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल मिलते हैं। तो देखिए कैसे होंगे। ये हम लोग एल्डिहाइड को H2 के प्रेजेंस में H2 से रिएक्ट कराएं, NiPd और Pt के एज ए कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया। तो हम लोग क्या मिला? देखिए, यहाँ ये 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल हम लोग को मिला। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है? कि यहाँ जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है OH इस कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो इसलिए क्या हो गया? 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल हो गया। जो सेकंड हम लोगों ने देखा, सेकंड हम लोगों ने जो देखा कि एल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं? NiH4 और LiH4 के LiH4 से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इससे भी हम लोग क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। देखिए, ये 1 डिग्री हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी एल्डिहाइड रहेंगे उनको हम लोग जनरली 2 तरीके से एल्कोहल को बनाएंगे। कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिए, हम लोग को यही 2 तरीके हैं। इनको आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हम लोग अब एल्डिहाइड से तो एल्कोहल को बना लिए, अब हम लोग कीटोन से एल्कोहल को बनाएंगे। देखेंगे हम लोग कि कीटोन से एल्कोहल कैसे बनता है। तो कीटोन से एल्कोहल बनाने में हम लोग देखेंगे कि कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इनटू सेकेंडरी एल्कोहल। जब भी हम लोग कीटोन से एल्कोहल बनाएंगे तो सबसे पहले कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस होगा 2 डिग्री एल्कोहल में बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पर भी हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। जो भी कीटोन रहेंगे
कीटोन का हम लोग जब भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग H2 के प्रेजेंस में H2 से रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर हम लोग को कैटलिस्ट क्या रहेंगे, NiPd और Pt। यहाँ पर भी हम लोग कैटलिस्ट वही लेंगे, NiPd और Pt यहाँ पर हम लोग एज ए कैटलिस्ट लेंगे और H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इसके बाद एक और मेथड है, वो कौन सा है, तो सेकंड में हम लोग देखेंगे कि ट्रीटिंग कीटोन्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल आल्सो गिव 2 डिग्री एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग कीटोन को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल हम लोग को कैसे मिलते हैं, तो देखिए ये है कीटोन, इनको हम लोग H2 से रिएक्ट कराएं NiPd और Pt के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिला, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिला, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ये 2 डिग्री एल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर OH अटैच है, किससे अटैच है, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे, तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल मिले हैं। और इसका जो सेकेंड मेथड है, वो सेकेंड मेथड क्या है, तो देखिए सेकेंड में हम लोग NaBH4 और LiLH4 के वजह से हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल इस तरह से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि कीटोन से हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल को बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अब हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर reduced to primary alcohols in excellent yields by lithium aluminum hydride। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। और सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, thus इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड को इस्तेमाल करेंगे, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इससे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होंगे। इससे रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, किंतु सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड यहाँ पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इससे यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा और इस कारण से हम लोग ये यहाँ पर एल्कोहल इसके थ्रू नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाले मेथड से बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, कार्बोक्सिलिक लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, तो हम लोग क्या मिला, देखिए हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिला। ये हम लोग क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिला। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव केमिकल सब्सटेंस, हेंस इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू इकोनॉमिक इशू। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल को बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, तो उसमें हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्राइड को हम लोग इस्तेमाल करते थे।
तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो काफी एक्सपेंसिव मटेरियल है, और हम लोग जब भी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल इसका करेंगे तो हम लोग को आउट इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, हम लोग को कॉस्ट ज्यादा लगेगा। जो भी हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हम लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो इस कारण से वो इकोनॉमिक नहीं होगा। तो इस कारण से हम लोग जनरली इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव केमिकल सब्सटेंस। ये बहुत ही एक्सपेंसिव केमिकल सब्सटेंस है, और आप लोग जानते हो कि बिजनेस में हम लोग उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो चीप हो, तो इस कारण से हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये तो एक्सपेंसिव है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज, क्योंकि ये हम लोग का खर्चा ज्यादा बढ़ा देगा, तो हम लोग को प्रॉफिट नहीं होगा। इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज कन्वर्टेड टू एस्टर बाय एडिशन ऑफ एल्कोहल इन एन एसिडिक मीडियम। स्टूडेंट्स, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में एल्कोहल से जब भी हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग को एस्टर मिलेंगे। देन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एस्टर प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, और फर्दर जब हम इस एस्टर को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो इसके बाद हम लोग क्या मिलेंगे, एल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें अलग अलग तरह के एल्कोहल होंगे, और वो फाइनली एक एल्कोहल का मिक्सचर होगा। जैसे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिडिक एल्कोहल से ट्रीटमेंट कराए तो हम लोग को एस्टर मिला। एस्टर को हम लोग क्या फिर किए, एस्टर को हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, यह है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हम लोग क्या मिला, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल होंगे। वो कैसे होंगे वो देखिए, देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका हम लोग क्या किए, एसिडिक मीडियम में एल्कोहल से, एसिडिक एल्कोहल से हम लोग इसको ट्रीटमेंट कराए तो हम लोग क्या मिला, ये हम लोग को एस्टर मिला। और एस्टर को फर्दर हम लोग क्या किए, एस्टर को फर्दर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन कराएं। तो ये देखिए, हम लोग को ये दो तरह का एल्कोहल मिला, हम लोग को ये दो तरह का एल्कोहल मिला, ये दोनों डिफरेंट एल्कोहल है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के एल्कोहल रहेंगे और उनका यहाँ पर ये मिक्सचर रहेगा। तो यही है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एल्कोहल बनाते हैं, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिडिक एल्कोहल से यहाँ पर ट्रीटमेंट कराएं तो हम लोग को एस्टर मिला, और इसका फर्दर हम लोग कैटालाइजेशन कराएं तो हम लोग को इस तरह से मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिले। If the mixture of alcohols obtained has a closer boiling point, then they can be separated by fractional distillation। और यहाँ पर जो हम लोग को दो डिफरेंट तरह के एल्कोहल मिले हैं, जो डिफरेंट तरह के एल्कोहल मिले हैं, इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, लगभग बराबर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम रहेगा, तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, ये दोनों को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये दोनों को सेपरेशन के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ये दोनों एल्कोहल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यहाँ पर एसिडिक एल्कोहल से यहाँ पर रिएक्ट कराएं तो हम लोग को एस्टर मिला, और इसका फर्दर हम लोग कैटालाइजेशन कराएं तो हम लोग को दो तरह के यहाँ पर डिफरेंट तरह के एल्कोहल मिले, इनका एक तरह से मिक्सचर हम लोग को मिला। यहाँ पर ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एल्कोहल क्या है, ये दोनों एल्कोहल सेम ही है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है
जो भी मेथड हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सबको अब हम लोग समराइज करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर समराइज्ड एज फॉलोज, इन सबको अब हम लोग समराइज करेंगे। तो देखिए, कीटोन को हम लोग जब भी NaBH4 और LiAl4 और H2 ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को फाइनली एल्कोहल मिलेंगे। इससे हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड का हम लोग NaBH4 या LiAl4 H4 या H2 के प्रेजेंस में हम लोग कैटलाइजेशन इसका कराएंगे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल ही मिलेगा। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, इसको LiAlH4 के वाटर के प्रेजेंस में जब भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो इससे भी हम लोग को मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलते हैं, इससे भी हम लोग को एल्कोहल ही बनते हैं। तो इस तरह के फ्लो चार्ट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। हम लोग के पास जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेंगे उनसे हम लोग एल्कोहल कैसे बनाएंगे, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल कैसे बनाएंगे। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट, ये है एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट आर कोल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम लोगों ने हेलो अल्किन्स और हेलोरिन्स में इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे पोलैरिटी ऑफ MgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पोलैरिटी किस तरह से होते हैं तो हम लोग पोलैरिटी के बारे में भी देखेंगे। इन एल्काइल हाइलाइट्स, जिसको हम लोग RX बोलते हैं, हाइलोजन हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द अल्काइल ग्रुप हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे RX है, ये हम लोग के पास क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। तो एल्काइल हाइलाइड में क्या बोल रहा है, हाइलोजन हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो हाइलोजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इस कारण से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे और जो एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे तो जो अल्काइल ग्रुप होंगे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। बट ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैग्नीशियम, the Mg in RMgX will develop a partial positive charge and the alkyl group develops a partial negative charge। तो देखिए, जब हम लोग के पास RMgX रहेंगे, जब हम लोग के पास RMgX रहेंगे, मतलब जब हम लोग के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेंगे तो इसमें क्या होगा, जो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस कारण से जो Mg है, यहाँ पर हम लोग Mg देख रहे हैं, जो हम लोग Mg देख रहे हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ऐसा क्यों होंगे कि जो Mg है, Mg एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस कारण से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और जो हम लोग के पास ये एल्काइल ग्रुप हो गए, हम लोग के पास जो एल्काइल ग्रुप है डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। हेंस ए रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हैज हैपेंड इन RMgX। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग एल्काइल हैलाइड देख रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप पर क्या है, तो एल्काइल ग्रुप पर
पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया है। तो ये क्या हो गया है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गया है। यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गया है, पोलैरिटी यहाँ पर रिवर्स कर गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इन सारे कंसेप्ट्स को अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनेंगे। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गिवन एज फॉलोज। ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे और इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, इसके बाद हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगे देखेंगे। हेयर द अल्काइल ग्रुप ऑफ RMgX इज अटैच्ड टू कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में जो एल्काइल ग्रुप है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप ये है। ये देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप ये है। तो ये किससे कनेक्टेड है, ये कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्टेड है। ये एक कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। विच हैज डेवलप्ड ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। हेंस ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। पहले तो हम लोग के पास इतना ही था, फॉर्मल्डिहाइड, और जब RMgX आए तो RMgX में किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए, RMgX में जो अल्काइल ग्रुप है तो इसके ऊपर तो पहले माइनस चार्ज आएंगे, और जो MgX होंगे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और हम लोग के पास जो फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन के पास तो पार्शियल निगेटिव चार्ज होंगे ही, और इस जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। ये क्या है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये एक कार्बोनाइल कार्बन है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो R है अल्काइल ग्रुप, जो जिसके पास पार्शियल चार्ज है वो इससे अटैच हो जाएगा, और ये जो MgX है वो इससे अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो गए, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर नया डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन है और ये जो अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में के कार्बन के बीच में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप हो गए हैं, और यहाँ पर MgX का यहाँ पर एडिशन हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, सिंस Mg हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, द MgX पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अटैच टू द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर MgX क्यों अटैच हुआ, क्योंकि MgX के ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, MgX के ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, निगेटिव चार्ज के पास जाएगा। तो निगेटिव कौन है, निगेटिव ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये MgX का यहाँ पर एडिशन हो गया इसी तरह से। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि MgX एज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो MgX होते हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ MgX है, और ये किससे अटैच होगा, तो निगेटिव चार्ज वाले से अटैच होगा। तो निगेटिव चार्ज कौन है, तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है। तो इससे यहाँ पर इसका एडिशन हो गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर OMgX का फॉर्मेशन हो गया है ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप तो यही था, कार्बोनाइल ग्रुप तो कार्बन ही था, तो इससे ये अटैच हो गया है। दिस एडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस विल गिव ए 1 डिग्री एल्कोहल, और इसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। देखिए ये क्या है, इसके बाद हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिला। तो
हम लोग को यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे और एज ए साइड प्रोडक्ट भी हम लोग को मिलेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कब कैसे करते हैं, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब एग्जाम्पल 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल 2 में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विथ RMgX इज गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर भी हम लोग एल्डिहाइड का ही रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किंतु यहाँ पर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ही रहेंगे, किंतु यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहेंगे। ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड will react with Grignard reagent to give 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए जितने भी एल्डिहाइड है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, वो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देंगे? एल्कोहल देंगे। किंतु जो एल्कोहल हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि वो एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होगा। वो एल्कोहल क्या होगा? वो एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होंगे? तो देखिए ये हम लोग के पास एल्डिहाइड, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, और हम लोग इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो आप लोग जानते हो कि जो अल्काइल पार्ट रहेंगे उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, और जो MgX रहेंगे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वही होगा जो होता है, निगेटिव पार्ट इससे अटैच हो जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट इससे अटैच हो जाएंगे। और देखिए यही हुआ है यहाँ पर R1 जो है अल्काइल R1 का यहाँ पर एडिशन हो गया है। जो MgX है वो यहाँ पर O से एडिशन कर लिया है, OH यहाँ पर बन गया है, और हम लोग को क्या मिला? यहाँ पर हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिला। 2 डिग्री एल्कोहल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो एक इधर कार्बन से अटैच है और एक इधर कार्बन से अटैच है, तो इस कारण से ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग्जाम्पल 3। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गिवन एज फॉलोज। तो एग्जाम्पल 3 में हम लोग कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, और उसके बाद हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। कीटोन विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव 3 डिग्री अल्कोहल। जब भी हम लोग कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। हम लोग को यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? देखिए यहाँ हम लोग कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, तो पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? तो यहाँ पर जो हम लोग कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। और जो हम लोग के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होंगे? जो अल्काइल पार्ट है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, और जो MgX पार्ट है तो MgX पार्ट के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और इसके बाद क्या होगा? जो हमेशा से होते आ रहा है, पहले क्या होते आ रहा है? तो जो निगेटिव पार्ट रहेंगे वो पॉजिटिव पार्ट से अटैच हो जाएंगे, जो पॉजिटिव पार्ट रहेंगे वो निगेटिव पार्ट से अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोगों को क्या मिला है? 3 डिग्री एल्कोहल मिला है, और MgX OH इस तरह से हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिला है। तो देखिए कीटोन का रिएक्शन जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, तो पहले तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और एक OH ग्रुप यहाँ MgX से अटैच हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को 3 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। ये 3 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया।
तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग जो भी आंसर फाइंड करेंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप लोग के लिए और क्वेश्चन लाए हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगर किसी तरह के आप लोग को डिफिकल्टी फील होगा तो इसको सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे। आपके लिए एक और क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और एज ए होमवर्क इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इसके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग को आंसर क्या आया। और यहाँ पर आप लोग को सॉल्यूशन भी गिवन है और ये भी आप लोग को एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका सॉल्यूशन गिवन है। और आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोग का आंसर क्या आया है, आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या डिफिकल्टी आई है। अब तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया है कि हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, कि फेनॉल का प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फेनॉल का प्रिपरेशन करने के डिफरेंट मेथड है, वो कौन कौन से मेथड है। तो हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट मेथड है फेनॉल बनाने का वो है डाइजोनियम साल्ट। जो डाइजोनियम साल्ट से हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो लेबोरेटरी सिंथेसिस के थ्रू हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड क्या है, वो हम लोग हेलोअरिन से भी फेनॉल को बनाते हैं। ये कैसे होगा, ये इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के थ्रू हम लोग फेनॉल्स को बनाएंगे। जो थर्ड मेथड होंगे वो कौन से होंगे, वो क्यूमिन होंगे। तो इसको भी हम लोग इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। जो फोर्थ मेथड होंगे वो कौन से होंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी फेनॉल का प्रिपरेशन होंगे वो जनरली हम लोग 4 मेथड से करते हैं। वो कौन कौन से होंगे, किससे होंगे, तो इसको भी आप लोग फ्लो चार्ट के रूप में ही आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और अब हम लोग एक एक कर इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट से ही फेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखिए, ये डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 NaNO2 HCl। और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेंगे, तो कंडीशन रहेंगे 273 टू 278 केल्विन, इतना हम लोग को टेम्परेचर चाहिए। तो इस कंडीशन में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होंगे। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी डाइजोनियम साल्ट होते हैं, जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो जो भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इनका ट्रीटमेंट हम लोग नाइट्रस एसिड से करेंगे। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का ट्रीटमेंट जब भी हम लोग नाइट्रस एसिड से करेंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, डाइजोनियम साल्ट मिलते हैं। इससे हम लोग को डाइजोनियम साल्ट मिलते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड। और जब भी हम लोग एनिलीन का ट्रीटमेंट नाइट्रस एसिड से करेंगे, जब भी हम लोग एनिलीन का ट्रीटमेंट नाइट्रस एसिड से करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेंगे। इससे हम लोग क्या मिलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग को मिलेंगे। और उसके बाद डाइजोनियम साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फेनॉल्स बाय वार्मिंग विथ वाटर और बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड। और जो भी हम लोग को डाइजोनियम साल्ट रहेंगे तो उनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइड करेंगे। हाइड्रोलाइड हम लोग कैसे करेंगे, तो वार्मिंग विथ वाटर, पानी के साथ हम लोग उसको गर्म करेंगे या फिर डाइल्यूट एसिड से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। जब भी हम लोग डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे
या वार्म वाटर से हम लोग उसको हाइड्रोलाइट कराएंगे, तो इससे हम लोग क्या मिलेगा, तो इससे हम लोग को फेनॉल बन जाएगा। जो भी हम लोग फेनॉल को प्रिपेयर करना चाहते थे, तो इसी तरह से हम लोग को फेनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम एनिलीन बाय फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज गिवन एज बेलो। तो ये कैसे हम लोग इसका फेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, तो इसको अब हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। तो ये देखिए, ये है एनिलीन, ये क्या है, ये एनिलीन है, और इसको हम लोग NaNO2 के प्रेजेंस में हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोग क्या मिलेंगे, यही हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलेंगे। ये क्या है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, और इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे या वार्म वाटर से हम लोग इसको ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हम लोग को इसके बाद फेनॉल मिल जाएगा। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इसके बाद हम लोग को फेनॉल मिल जाएगा। तो यही है इसके रिएक्शन का जो मेथड है, तो ये रिएक्शन इसी तरह से होते हैं। अब हम लोग हैलोअरीन से फेनॉल को बनाएंगे। अब हम लोग फेनॉल को हैलोअरीन से बनाएंगे। तो हैलोअरीन से फेनॉल को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो phenols are prepared from haloarenes by Dodge process industrial method। जो फेनोल जो हैलोअरीन्स है, तो हैलोअरीन से हम लोग फेनॉल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग डॉज प्रोसेस से बनाते हैं। वो हम लोग डॉज प्रोसेस से बनाते हैं। इसको आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट में नोट कर लेंगे कि हैलोअरीन से हम लोग फेनॉल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग डॉज प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड से ये बनाए जाते हैं। क्लोरोबेंजीन इज fused with NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure to obtain sodium phenoxide। जो भी हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिले हैं, तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग NaOH से ट्रीटमेंट कराएंगे, इसका फ्यूज कराएंगे। तो फ्यूज कराने के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन रिक्वायर रहेंगे। वो कौन से कंडीशन रहेंगे, तो 623 इतना हम लोग को केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हम लोग को चाहिए। और इसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, तो इसके बाद हम लोग को सोडियम फेनोक्साइड मिलेंगे। इसके बाद हम लोग को सोडियम फेनोक्साइड मिलेंगे। एसिडिफिकेशन विथ HCl ऑफ सोडियम फेनोक्साइड प्रोड्यूस विल गिव फेनॉल। और जब भी हम लोग सोडियम फेनोक्साइड का एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो इसके बाद ही हम लोग को फेनॉल मिल जाएंगे। ये रिएक्शन कैसे होता है, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, देखिए ये है हैलोअरीन्स। ये क्या है, ये हैलोअरीन्स है। तो हैलोअरीन्स का हम लोग NaOH से रिएक्शन कराएं, गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन में 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, 300 हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिले, हम लोग को इसके बाद मिले सोडियम फेनोक्साइड। यह क्या है, यह है सोडियम फेनोक्साइड। इसके बाद हम लोग को सोडियम फेनोक्साइड मिले, और सोडियम फेनोक्साइड को फर्दर जब हम लोग एसिडिफिकेशन कराएं, तो इसी से हम लोग को क्या मिलता है, इसी से हम लोग को एल्कोहल मिलता है। देखिए इसी से हम लोग को एल्कोहल बन गया। तो हम लोगों ने हैलोअरीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है कि हैलोअरीन से हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्यूमिन से फेनॉल बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमिन। अब हम लोग क्यूमिन से फेनॉल को प्रिपेयर करेंगे। तो क्यूमिन से फेनॉल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फेनॉल। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू ही हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर फेनॉल एंड एसीटोन, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजफुल केमिकल्स। तो इस मेथड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो इससे हम लोग फेनॉल भी बना सकते हैं और एसीटोन भी बना सकते हैं। फेनॉल और एसीटोन दोनों को इस मेथड से बनाया जा सकता है फ्रॉम इनएक्सपेंसिव केमिकल्स लाइक बेंजीन एंड प्रोपिन। जो कि सस्ते हम लोग केमिकल मिलते हैं बेंजीन और प्रोपिन, इनसे हम लोग इसको इंडस्ट्रियल मेथड में इजीली बना सकते हैं। तो इससे हम लोग को फेनॉल और एसीटोन दोनों साथ साथ बनते हैं।
एसीटोन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय दिस मेथड। और जब भी हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्यूमिन का हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हम लोग को फेनॉल तो मिलेगा ही, और एज ए बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हो, हम लोग को एसीटोन भी मिल जाते हैं, हम लोग को एसीटोन भी मिल जाते हैं। और ये लार्ज क्वांटिटी में हम लोग को मिलते हैं, ये हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग क्यूमिन से फेनॉल बनाएंगे, तो इसमें हम लोग जनरली थ्री मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग जनरली थ्री मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो सॉरी, थ्री स्टेप्स हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फेनॉल के प्रिपरेशन के थ्री में स्टेप्स हैं, ये थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। थ्री मेजर स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमिन। जब भी हम लोग क्यूमिन से फेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, तो ये प्रिपरेशन जनरली थ्री स्टेप्स में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? तो स्टेप वन में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू क्यूमिन। पहले तो हम लोग बेंजीन को क्यूमिन में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये बेंजीन है, तो इसको हम लोग क्यूमिन में इसका कन्वर्जन करेंगे। तो ये कैसे होगा? देखिए, बेंजीन रिएक्ट्स विथ प्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 टू गिव क्यूमिन। हम लोग बेंजीन को प्रोपिन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे H3PO4 से। सॉरी, जो भी बेंजीन रहेंगे उसको हम लोग प्रोपिन से रिएक्शन कराएंगे। H3PO4 के प्रेजेंस में हम लोग प्रोपिन से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, ये बेंजीन का रिएक्शन हम लोगों ने प्रोपिन से कराया है और H3PO4 के प्रेजेंस में हुआ है। तो इसके बाद हम लोग को क्यूमिन मिलते हैं। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन का कन्वर्जन करेंगे क्यूमिन में। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप को देख लिया। इसके बाद हम लोग स्टेप टू देखेंगे कि स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं। तो स्टेप टू में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्यूमिन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से कराएंगे। हम लोग क्यूमिन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? तो हम लोग को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्यूमिन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन at 95 to 135 degree Kelvin to form cumin hydroperoxide. Free radicals are involved in this step. तो देखिए, जो भी क्यूमिन रहेंगे, तो क्यूमिन के तो पहले हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या है? 95 टू 135 डिग्री केल्विन हम लोग को टेम्परेचर चाहिए। तो इसके बाद क्या होंगे? क्यूमिन का जब भी रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे? तो हम लोग को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेंगे, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेंगे। और इसमें हम लोग को फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे देखिए, ये क्यूमिन है, तो इस क्यूमिन को हम लोग क्या किए? ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराएं। ये गिवन कंडीशन में हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कराएं, तो इससे हम लोग को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेप टू में क्या होते हैं। तो स्टेप टू में क्यूमिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 95 डिग्री सेल्सियस से 135 डिग्री सेल्सियस के ये जो हम लोग को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, इस कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होंगे। और इससे हम लोग को क्या मिलेगा? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेंगे और साथ ही साथ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होगा। तो स्टेप टू को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप थ्री में देखेंगे क्या होंगे। स्टेप थ्री में क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। जो भी हम लोग को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिले हैं, इसको हम अब लोग रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्ट्स विथ H3O प्लस एट 50 to 90 डिग्री केल्विन टू फॉर्म फेनॉल एंड एसीटोन। तो हम लोग के जो भी स्टेप थ्री है, तो स्टेप थ्री में क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को रिएक्शन H3O+ से हम लोग कराएंगे। और तो हम इसके बाद हम लोग को फेनॉल मिलेगा। हम लोग को फेनॉल तो मिलेगा ही, और इसके साथ ही साथ एसीटोन भी मिलेगा। जैसे देखिए,
ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है और इसको हम लोग H3O+ से हम लोग रिएक्शन कराएं और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है 50 to 90 डिग्री सेल्सियस हम लोग को इतना टेम्परेचर चाहिए। और ये आफ्टर रिएक्शन हम लोग को फेनॉल मिल गए, हम लोग को फेनॉल प्रिपेयर करना था और एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को एसीटोन भी मिल गए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्यूमिन से फेनॉल कैसे बनाते हैं। तो क्यूमिन से फेनॉल हम लोग 3 स्टेप्स में आते हैं और हम लोगों ने तीनों स्टेप को देखा और लास्ट में हम लोग को फेनॉल मिलते हैं और फेनॉल के साथ ही साथ हम लोग को एसीटोन भी बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्यूमिन का रिएक्शन देख लिया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एल्कोहल को बनाएंगे। अब हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फेनॉल को बनाएंगे। तो इसमें क्या होंगे, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, ये क्या है, ये ओलियम है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फेनोक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग बेंजीन लेंगे तो बेंजीन को तो पहले हम लोग सल्फोनेटेड करेंगे। सल्फोनेट कैसे करेंगे, तो हम लोग ओलियम के साथ में सल्फोनेट करेंगे। जैसे देखिए ये है बेंजीन और बेंजीन को हम लोग ओलियम के साथ में सल्फोनेट किए। तो सल्फोनेट करने के बाद हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम लोग क्या मिला, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग को मिला और इसको हम लोग सोडियम फेनोक्साइड से फर्दर रिएक्ट कराएंगे, कन्वर्टेड टू सोडियम फेनोक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये क्या है, ये मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हम लोगों ने मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट कराया। तो इसके बाद हम लोगों को क्या मिला, सोडियम फेनोक्साइड हम लोग को मिला। ये हम लोग को क्या मिला, सोडियम फेनोक्साइड मिला। एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम साल्ट दैट इज सोडियम फेनोक्साइड गिव फेनॉल। और देखिए बीच में इंटरमीडिएट बनता है सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड जब भी हम लोग को मिलेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे और इसकी जब भी हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो हम लोग को फाइनली फेनॉल मिल जाएंगे। हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएंगे, फाइनली हम लोग को फेनॉल मिल जाएंगे। और इस तरह से हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोगों ने फेनॉल को प्रिपेयर कर लिया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और यह है इनका सॉल्यूशन, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। और आप लोग के लिए अनदर क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप लोग इसके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और ये भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये भी है, और उसके बाद इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे का जो आप लोग आंसर डिराइव करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। अब तक तो हम लोगों ने एल्कोहल और फेनॉल का प्रिपरेशन पढ़ लिया कि एल्कोहल और फेनॉल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इनका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। जो भी एल्कोहल और फेनॉल होते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स,
तो इसमें हम लोग दो पार्ट देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होते हैं। और सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड में हम लोग सोल्युबिलिटी देखेंगे कि जो एल्कोहल और फेनॉल होते हैं उनके सोल्युबिलिटी किस तरह से होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होते हैं। तो एक एक कर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं कि एल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनके बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फेनॉल। तो फर्स्ट में क्या होंगे, फर्स्ट जो फैक्टर होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो हम लोग को एल्कोहल और फेनॉल मिले हैं उनमें कितने नंबर में कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर होंगे ब्रांचिंग। सेकंड फैक्टर क्या होंगे, ब्रांचिंग, कि एल्कोहल और फेनॉल में ब्रांचिंग कितना है, ब्रांचिंग किस तरह का है। तो ब्रांचिंग भी बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ही सिवियरली अफेक्ट करता है। और थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो भी हम लोग के पास एल्कोहल और फेनॉल है उनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने में। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज इन एल्कोहल और फेनॉल, मोलर मास ऑफ एल्कोहल फेनॉल ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए, कोई भी एल्कोहल या फेनॉल रहेगा उनमें, ऐसे कोई भी एल्कोहल रहेगा या कोई भी फेनॉल रहेगा, कोई भी फेनॉल रहेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो इस तरह से जब भी हम लोग को एल्कोहल और फेनॉल मिलेंगे तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मतलब कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी, तो मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा। जैसे देखिए, ये एक एल्कोहल है और एक ये एल्कोहल है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, तो इसका मोलर मास ज्यादा होगा, इसका मोलर मास कम होगा। तो यही बात को यहाँ पर बताया गया है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज इन एल्कोहल एंड फेनॉल, मोलर मास ऑफ एल्कोहल फेनॉल आल्सो इंक्रीजेज। आप लोग समझ गए होंगे। हेंस द वांडर वाल फोर्स आल्सो इंक्रीजेज which results in an increase in boiling point of alcohol and phenol। और देखिए, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा, इन सब के बीच में ये इस तरह के जो भी मोलिक्यूल रहेंगे इन सब के बीच में वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे, इन सब के बीच में वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे। और जब वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि उन सबको एक बॉन्ड बना कर रखा है, वांडरवाल फोर्स उन सबको एक बांध कर रखा है। इसलिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो एल्कोहल और फेनॉल दोनों के इंक्रीज कर जाएंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल आर गिवन इन ग्राफ। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्कोहल इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए, इस ग्राफ में इसी बात को बताया गया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है और यहाँ पर 4 कार्बन एटम है।
तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोलर मास इंक्रीज होंगे, तो इस तरह से वांडर वाल फोर्स भी इंक्रीज होंगे, और जब वांडर वाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इन सब बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड फैक्टर देखेंगे, ब्रांचिंग। हम लोग ब्रांचिंग को देखेंगे कि ब्रांचिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एज ब्रांचिंग इन चेन ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, वांडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, मतलब देखिए ये एक एल्कोहल है, एक एल्कोहल है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांचिंग नहीं है, और इसकी हम लोग ब्रांचिंग बढ़ा दिए। इसमें हम लोग ब्रांचिंग कर दिए और एक और एल्कोहल लेते हैं। देखिए ये एल्कोहल है, तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग नो है। इसमें एक ब्रांचिंग है, और इसमें क्या है? इसमें दो ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कम, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। एक ब्रांचिंग बढ़ा तो सरफेस एरिया कम हुआ, देख रहे हैं आप लोग, सरफेस एरिया कम हुआ। ब्रांचिंग और बढ़ाएं तो सरफेस एरिया बहुत ही कम हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरफेस एरिया बहुत ही कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वांडर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा, वांडर वाल फोर्स कम हो जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा? जब सरफेस एरिया इसका कम है, जब इसका सरफेस एरिया कम है तो वांडर वाल फोर्स कम लगेगा, वांडर वाल फोर्स कम लगेगा तो इन सब के बीच के जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कम होंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कम होंगे। कम क्यों होंगे? इससे देखिए वांडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, इन सब के बीच में वांडर वाल फोर्स कम हो गए हैं क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। तो इस कारण से इन सब के मोलिकुल के बीच के जो भी अट्रैक्शन है उनको कम ही टेम्परेचर में तोड़ा जा सकता है। इस कारण से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे देखिए एन ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मेजर किया गया है 127 डिग्री सेल्सियस होते हैं, और इनका जब भी हम लोग ब्रांचिंग किए तो क्या हो गए? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया है। सरफेस एरिया कम हो गया है तो वांडर वाल फोर्स भी कम हो जाएंगे, और इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। तो देखिए 108 डिग्री सेल्सियस हम लोग को अब बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। इसके बाद हम लोग और ब्रांचिंग किए। देखिए हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लिए, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम हो गया, इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम हो गया है। जब सरफेस एरिया बहुत ही कम हो जाएगा तो वांडर वाल फोर्स भी कम हो जाएंगे, ये दोनों का सरफेस एरिया कम हो गया है तो वांडर वाल फोर्स कम हो गए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, क्योंकि जब वांडर वाल फोर्स कम है तो इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। जब आसानी से ब्रेक कर सकते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। कम के कितना हो जाएंगे? देखिए 82.5 डिग्री सेल्सियस इनके बॉइलिंग पॉइंट हो गए, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रांच इंक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो रही है,
सरफेस एरिया कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होगी इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। हम लोगों ने ब्रांचिंग को देख लिया है कि ब्रांचिंग किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट फैक्टर थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग अब देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो एल्कोहल और फेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग अब देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर हायर in comparison to other class of compounds, namely hydrocarbons, ethers, haloalkanes and haloarenes of comparable molecular masses due to the presence of hydrogen bonding in alcohols and phenols. स्टूडेंट्स, जो भी एल्कोहल और फेनॉल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है सारे हाइड्रोकार्बन से। हम लोग ईथर ले ले, हैलोअल्किन्स ले ले, हैलोअरिन्स ले ले, इन सब से एल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस कारण से इनके मॉलिक्यूल को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे उनको हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो एल्कोहल, एक एल्कोहल ये है और एक एल्कोहल ये है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से इन दोनों के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है तो ये दोनों बिल्कुल मजबूती से बॉन्ड बनाकर रहेंगे और इनको तोड़ना डिफिकल्ट है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है। इनका इनको बॉयल होने के लिए ज्यादा हम लोग को टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे तो उनको हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट को हैवीली अफेक्ट करते हैं, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। हम लोग देखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फेनॉल। जब फेनॉल के बीच में दो डिफरेंट फेनॉल के बीच में जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे तो वो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे, तो देखिए ये दो फेनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, एक फेनॉल ये है और दूसरा फेनॉल ये है, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है तो ये दोनों फेनॉल बिल्कुल स्ट्रोंगली यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे और इनको बॉयल करना, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, दोनों फेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, और इस कारण से इनका जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाता है, इनका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और इनके बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनॉल में किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल को बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी। हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लिया है, अब हम लोग सोल्युबिलिटी को पढ़ेंगे, जो इनके दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, सोल्युबिलिटी में हम लोग देखेंगे एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल और फेनॉल दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं। दिस इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। ऐसा क्यों होता है, एल्कोहल और फेनॉल दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कोहल और जो फेनॉल है ये दोनों वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। ये एल्कोहल और फेनॉल को जब भी हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये दोनों वाटर से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और इस कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं, सॉरी इनका जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाते हैं, इनका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाते हैं। यहाँ लोग देख रहे हैं कि इनका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाते हैं। द सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। और जब भी एल्कोहल में अल्काइल और एराइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो उसका सोल्यूबिलिटी कम होते जाएगा। इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और इनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर आप लोग इसका हेल्प ले सकते हैं। और ये भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। हम लोगों ने अब तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जो एल्कोहल होते हैं वो एक वर्सेटाइल होते हैं। एल्कोहल क्या है, एक वर्सेटाइल कंपाउंड है जो कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं। एल्कोहल्स कैन अंडरगो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जो भी एल्कोहल है तो एल्कोहल किसी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो या तो C और O CO बॉन्ड टूटेगा या तो OH बॉन्ड टूटेगा। जैसे देखिए इस तरह से हमारे पास एल्कोहल है, इस तरह से हमारे पास एल्कोहल है। तो रिएक्शन होने पर क्या होगा, रिएक्शन होने पर या तो CO बॉन्ड टूटेगा, ये है कार्बन, CO बॉन्ड या तो टूटेगा या तो OH बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब OH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या आप लोग देख रहे हैं कि OH बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, तो OH बॉन्ड टूट रहा है तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। जब CO बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि CO बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो एल्कोहल है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। जब OH बॉन्ड टूटेंगे तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स उसको कंसिडर करेंगे, जब CO बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे cleavage of the OH bond happens when an alcohol act as a nucleophile in the presence of electrophile। हम लोगों ने देखा कि जब भी OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, जब भी यहाँ पर OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, वो जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो देखिए ये है एल्कोहल और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो O और H का बॉन्ड है यह बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा वो देखिए, यहाँ से O एलिमिनेट होगा और E का एडिशन होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे since the electronegativity of oxygen is higher than that of carbon and hydrogen, polarization of CO and OH bond happens। देखिए ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा होता है और हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कार्बन से भी ज्यादा होता है और हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से CO बॉन्ड और OH बॉन्ड में पोलराइजेशन
का डेवलपमेंट होता है, इनमें पोलराइजेशन हो जाता है। ऑक्सीजन डेवलप्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन एंड हाइड्रोजन डेवलप्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। जब भी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, जैसे देखिए सी ओ एच इस तरह को रहेंगे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ये एक्ट करेगा। यहाँ क्या करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ये एक्ट करेगा। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाएगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि OH बॉन्ड, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड का पोलराइजेशन किस तरह से होता है। तो देखिए ये है कार्बन, आप लोग देख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, क्योंकि ये ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इस कारण से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, और हाइड्रोजन के ऊपर भी, और इनका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन ऑफ CO एंड OH बॉन्ड, इनका पोलराइजेशन हो जाएगा। ये जो पूरा कंपाउंड है ये पोलराइज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि OH बॉन्ड इस तरह से पोलराइज होंगे, CO बॉन्ड इस तरह से होंगे, और ये पूरा मॉलिक्यूल एक पोलराइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीवेज ऑफ CO बॉन्ड हैपेंस व्हेन प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। देखिए जो CO बॉन्ड है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये तब ब्रेक होंगे, ये तब ब्रेक होंगे जब जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ये क्या होंगे? ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से पूरा अल्कोहल एक्ट करेंगे। OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर जो OH है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा, तो क्या होगा? देखिए OH माइनस इन अल्कोहल इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, हेंस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल नॉट लिव इजिली। और यहाँ पर जब भी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का जब भी यहाँ पर प्रेजेंस होगा, तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होंगे। ये बॉन्ड इजिली ब्रेक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो OH है, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये जो आप लोग OH देख रहे हैं ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, और ये बॉन्ड इसलिए इजिली ब्रेक नहीं होंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक कब होंगे? तो देखिए a poor living group like OH can be converted into a good living group by protonation of alcohol। इस एल्कोहल को जब भी हम लोग प्रोटोनेट करेंगे, इस एल्कोहल को जब भी हम लोग प्रोटोनेट करेंगे, तो क्या होगा? जो OH जो OH ग्रुप रहेंगे, OH ग्रुप क्या होंगे? वो गुड लिविंग ग्रुप हो जाएंगे। ये हम लोग को गुड लिविंग ग्रुप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका क्या किए? प्रोटोनेट किए। यहाँ पर हम लोग इसको प्रोटोनेट खिलाए, तो ये इनका जो लिविंग ग्रुप है वो एक गुड लिविंग ग्रुप हो गए, और गुड लिविंग ग्रुप हो गए तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा इस तरह से, और हम लोग को वाटर मिल जाएंगे। तो CO बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरह से होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि CO बॉन्ड कब ब्रेक होते हैं। CO बॉन्ड तभी ब्रेक होंगे जब जो लिविंग ग्रुप है उनको हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे।
गुड लिविंग ग्रुप हम लोग कैसे करेंगे, ये एल्कोहल को हम लोग प्रोटोनेट करेंगे। एल्कोहल को जब भी हम लोग प्रोटोनेट करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया और फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और आगे के जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।